हेलो स्टूडेंट, बीएससी के सभी छात्रों को मेरा नमस्कार। आज हम पढ़ेंगे, हमारा कोर्स है AGEXT311 और टॉपिक है हमारा फॉर्मुलेशन ऑफ प्रोजेक्ट एनालिसिस ऑफ प्रोजेक्ट। ठीक है, तो आज हम बात करते हैं कि फॉर्मुलेशन ऑफ प्रोजेक्ट मतलब कि प्रोजेक्ट को हम कैसे तैयार करते हैं। जो प्रोजेक्ट होता है वो क्या होता है, प्रोजेक्ट का मतलब मीन क्या होता है, कि हम प्रोजेक्ट को कैसे क्योंकि एक प्रोजेक्ट एक ऐसी चीज़ होती है कि कोई भी एक कार्य किसी व्यक्ति को सौंपा जाता है, वो प्रोजेक्ट कहलाता है। तो ये प्रोजेक्ट होता है, उसमें क्या क्या बातें होती हैं, जैसे कि उसकी परिभाषा भी हम कह सकते हैं कि प्रोजेक्ट में एक परियोजना, मतलब कि प्रोजेक्ट को हिंदी में क्या कहते हैं, परियोजना। तो इसकी परिभाषा क्या है, डेफिनेशन क्या है इसकी, प्रोजेक्ट की डेफिनेशन ऑफ प्रोजेक्ट। ठीक, तो प्रोजेक्ट की डेफिनेशन है कि कोई भी डिजाइन, क्योंकि जो परियोजना है, परियोजना का डिजाइन, स्ट्रक्चर, ठीक है, या कुछ इच्छित। तो इसमें क्या बात है कि उसको प्रस्तावित का प्रस्ताव होता है, मतलब कि जो प्रस्तावित किया हुआ है उसका एक प्रस्ताव भेजा जाता है कि ये प्रोजेक्ट हमारा है, इस पर आपको कार्य करना है। ठीक, तो ये प्रोजेक्ट रिपोर्ट एक उद्यमी और उनकी तकनीकी, वित्तीय, वाणिज्य और सामाजिक व्यवहार्यता द्वारा की जाने वाली विभिन्न गतिविधियों का एक लिखित खाता होता है। कहने का मतलब कि जो प्रोजेक्ट हमें दिया जाता है, या किसी को, जैसे कि कोई भी बिजनेस व्यक्ति करना चाहता है, कोई छोटा उद्यमी है, तो उसे एक टारगेट दे दिया जाता है। उस टारगेट में उसे सारी चीज़ लिखित दे दी जाती है कि आपको ये करना है, इस प्रकार से कार्य आपको संपन्न करना है। एक इस प्रोजेक्ट का एक टाइम पीरियड भी होता है, उस टाइम पीरियड में अपने प्रोजेक्ट को कंप्लीट भी करना होता है। तो ये सारी चीज़ें हैं कि हम अपना प्रोजेक्ट को किस प्रकार से तैयार कर सकते हैं और कहाँ कहाँ किन किन बातों को हमें ध्यान में रखना पड़ता है। तो अब तो ये बात होगी हमारी प्रोजेक्ट परिभाषा की। तो परिभाषा तो हम आपको मालूम है कि एक खाता है, मतलब एक लिखित खाता है, प्रस्ताव है ये, जो पहले से निर्धारित किया हुआ है। वो प्रस्ताव हम दूसरे व्यक्ति को प्रोवाइड कराते हैं, प्रोजेक्ट प्रोवाइड कराते हैं, या कोई कंपनी अपना प्रोजेक्ट देती है, या कोई यूनिवर्सिटी साइंटिस्ट को प्रोजेक्ट देती है, या कोई संस्था किसी जो वर्कर है उसको एक टाइम पीरियड का एक प्रोजेक्ट दे देती है। तो वो सारी चीज़ें कि किसी क्रॉप पे भी मिल सकता है। तो ये सारे हमारे क्या है, प्रोजेक्ट की मीनिंग है, डेफिनेशन। तो अब बात आ जाती है इम्पोर्टेंस। अब इसका महत्व क्या है, तो महत्व की बात करें तो सबसे पहला पॉइंट हमारा है कि एक उद्यमी के लिए एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार करने का बहुत महत्व है। सबसे बड़ी बात कि जो भी उद्यमी है, अगर कोई भी प्रोजेक्ट करता तो उसको उसकी तैयारी तो करनी पड़ेगी। बिना तैयारी के आप अपना प्रोजेक्ट को नहीं चला सकते। ठीक, दूसरी बात, परियोजना की रिपोर्ट दो आवश्यक कार्य करती है। पहला और सबसे महत्वपूर्ण कार्य यह है कि उद्यम किस दिशा में जा रहा, मतलब कि जो उद्यमी है वो किस दिशा का कार्य करना चाहता है, उसके लक्ष्य क्या है, वह कहाँ होना चाहता है, और ये वह कैसे जा रहा है, मतलब कि वो क्या कर रहा है, कैसे जा रहा है, कहाँ करेगा। तो वो सारी चीज़ें ये हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी है। ठीक, और ये दूसरी बात, यह एक उद्यमी को यह जानने में भी सक्षम बनाता है कि वह सही दिशा में आगे बढ़ रहा है या नहीं बढ़ रहा। जो प्रोजेक्ट चल रहा है उसमें वो सारी चीज़ देखता रहता है, उसमें अपना मैनिपुलेशन करता रहता है कि हमारा कार्य जो है वो सही से चल रहा है या नहीं चल रहा है। ठीक, इस प्रकार से परियोजना रिपोर्ट का दूसरा कार्य है उधारदाताओं, मतलब कि उधारदाता हैं जो, और निवेशकों को आकर्षित करना, कि जो उधारदाता है मतलब उनको किस प्रकार से, और निवेशक जो अपना निवेश करना चाहते हैं उनको किस प्रकार से आकर्षित कर सकें। तो ये सारी चीज़ें हैं, इसमें मैंने आपको मेंशन कर दी। तो ये तो हमारा इंपॉर्टेंस की बात होगी। अब हम बात करते हैं कि प्रोजेक्ट कैसे तैयार करते हैं, उनमें किन किन बातों को ध्यान में रखना चाहिए। इंपॉर्टेंस हो गया, हमारा डेफिनेशन हो गई, डेफिनेशन की बात हो गई, इंपॉर्टेंस हो गया। तो बच्चों आपको बहुत ही ध्यान रखना है। अब उसके बाद बात करते हैं हम
इसके दिशा निर्देश कौन कौन से हैं। तो सबसे पहला पॉइंट हमारा इम्पोर्टेंस के बाद अब आती बात कि इसको प्लानिंग कैसे करते हैं। तो ये दिया गया है कि परियोजना प्रस्ताव की तैयारी में मदद कर सकते हैं, परियोजना तैयारी में। तो पहला पॉइंट मदद कैसे करते हैं, ये जनरल इंफॉर्मेशन, जनरल इंफॉर्मेशन। अब बात आ जाती है जनरल इंफॉर्मेशन की। तो सबसे पहले जनरल इंफॉर्मेशन में क्या होता है कि प्रोजेक्ट का टाइटल, प्रोजेक्ट का टाइटल क्या है, ये पॉइंट। टाइटल। दूसरा पॉइंट हमारा है ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन सबमिटिंग प्रपोजल। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट इसमें है सी, ऑब्जेक्टिव। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है डी, प्रोडक्ट डिटेल, कि जो हमको प्रोजेक्ट दिया गया है उसका डिटेल हमें, कि कौन से प्रोडक्ट की डिटेल हमें देनी है। तो ये पहले हमारी सबसे पहली चीज है कि जनरल इन्फॉर्मेशन हमको होनी चाहिए। सबसे पहले टाइटल होना चाहिए कि इसका टाइटल क्या है, ये कौन सा प्रोजेक्ट है। उसके बाद उसको हम सबमिटिंग, मतलब कि उस पर हम विचार करेंगे, संगठन बनाएंगे, उसके उद्देश्य क्या हो ये भी जानना है हमको। और उसके बाद उसके प्रोडक्ट की डिटेल, ये क्या क्या इसमें प्रोडक्ट हो सकते हैं और कैसे इसको हम कर सकते हैं। ठीक, तो ये सारी चीजें पहला हमारा। अब बात आते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। ये पहला पॉइंट हुआ, इसमें जितने पॉइंट्स हैं आपको याद होना चाहिए सारे बच्चों। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट हमारा है 2, और 2 पॉइंट्स में है प्रोजेक्ट डिस्क्रिप्शन, प्रोजेक्ट डिस्क्रिप्शन। ओके, तो प्रोजेक्ट डिस्क्रिप्शन में अब हम जो प्रोजेक्ट करना चाहते हैं तो उसके लिए हमें चुनाव तो करना पड़ेगा, हमें एक प्लेस देखना पड़ेगा। तो इसकी साइट क्या है, तो सबसे पहला पॉइंट हमारा क्या रहेगा, साइट की बात करते हैं। तो पहला पॉइंट हमारा है साइट, कि हम इसको दिशा देखते हैं कि कौन सी हमारे लिए जरूरत है इस परियोजना के लिए, साइट। दूसरा पॉइंट हमारा है, यहाँ लिखते हैं बी, फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर। ओके, इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है, शॉर्ट में लिख दिया है। उसके बाद सी पॉइंट हमारा है यूटिलिटी, सी पॉइंट में भी हमारे जो पावर है, ठीक है, जिसमें हमारा सब पॉइंट्स क्या है, पावर है, फ्यूल है, और वाटर। ठीक है, तो यूटिलिटी में हमें क्या चीज की जरूरत पड़ती है, वो सारी चीजें हमारे पास होनी चाहिए, तो वो सारी चीज की हम व्यवस्था करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट हमारा है डी, पॉल्यूशन कंट्रोल। ठीक, और हम पोल्यूशन को भी कंट्रोल करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट हमारा है डी के बाद ई पॉइंट, कम्युनिकेशन सिस्टम। कम्युनिकेशन सिस्टम। और उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट, क्योंकि हमें हमारी संचार प्रणाली भी बहुत अच्छी होनी चाहिए, तो ये सारी चीज़ें हमें भी देखनी पड़ती है कि हमें कम्युनिकेशन के लिए क्या क्या जरूरत होती है। टेलीफोन, ठीक है, इन सारी चीज़ों की हमें जरूरत पड़ती है।
टेलीकॉट और टेलीप्रिंटिंग, ये सारी बहुत सारी चीज़ें जो हमारी कम्युनिकेशन में मदद करती हैं। नेक्स्ट पॉइंट इसी में एफ पॉइंट हमारा है ट्रांसपोर्टेशन या ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी। तो हमारे पास वाहन की भी सुविधा होनी चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट हमारा अदर कॉमन फैसिलिटीज, ठीक। तो अदर कॉमन फैसिलिटी में भी हमारी बिल्डिंग है, जो वेल्डिंग मटेरियल, जो वेल्डिंग जहाँ होता है वो सारी चीज़ें, मतलब कि कहने का मतलब कि जो टूट फूट होती है, सारी चीज़ें खराबी होती है, उनको भी हमारे पास सुविधाएं होनी चाहिए, जिससे कि हम समय पर अपने जो भी इक्विपमेंट है उनको सही कर सकें। नेक्स्ट पॉइंट इसके बाद जी के बाद पॉइंट हमारा आएगा प्रोडक्शन प्रोसेस, एच प्रोडक्शन प्रोसेस। तो प्रोडक्शन प्रोसेस जो हमारा उत्पादन है उसको प्रोसेस प्रक्रिया कि हम इसको किस प्रकार से अपना सप्लाई करेंगे, ठीक। नेक्स्ट पॉइंट इसी में के पॉइंट हमारा है टेक्नोलॉजी सेलेक्टेड, अब तकनीकी का भी चुनाव करेंगे कि हमारे लिए कौन सी टेक्निक बहुत बेस्ट रहेगी, ठीक। उसके बाद नेक्स्ट है आई पॉइंट जो हमारा लास्ट इसमें रिसर्च एंड डेवलपमेंट, ठीक है। आपको ध्यान होना चाहिए कि अनुसंधान और विकास, ये सारी चीजें, ये हमारा 2 पॉइंट कंप्लीट हुए। अब उसके बाद अब बात आ जाती है, ये तो सारी चीजें हमें बहुत ही ध्यान रखना है, और ये आपका क्वेश्चन 15 नंबर में भी आता है, तो आपको पढ़ना भी बहुत जरूरी है। उसके बाद थर्ड पॉइंट हमारा है मार्केट, तो आपको ये ध्यान भी रखना होगा, ठीक, मार्केट पोटेंशियल का भी। तो मार्केट पोटेंशियल में हमारे बात आ जाती है कि हमें अपनी मार्केट जो भी है उसको किस प्रकार से अपनी रिपोर्ट तैयार करते हैं कि हमें उन सारे पहलुओं को भी जानना होता है। अब उसमें हम मार्केट पोटेंशियल में हम बात करते हैं कि हमारी मार्केट स्ट्रेटेजी कैसी होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद ट्रांसपोर्टेशन की भी व्यवस्था रखते हैं मार्केट के लिए, कि मार्केट समय से पहुंचना है तो ट्रांसपोर्टेशन की भी आवश्यकता होती है। उसके बाद हमारा है नेक्स्ट कैपिटल कॉस्ट, कि अब कितनी इसमें कॉस्ट जो लगेगी, जो धन है हमारा वो वित्तीय कितना खर्च हो सकता है, तो वो सारी चीज़ें हमें इसमें देखनी पड़ती है, किसमें, मार्केट पोटेंशियल में। तो ये हमारे 3 पॉइंट इसमें है। तो पहला पॉइंट इसमें ए पॉइंट हमारा है मार्केट स्ट्रेटेजी, बी पॉइंट हमारा है ट्रांसपोर्टेशन, सी पॉइंट हमारा कैपिटल, कॉस्ट। तो ये सारी चीज़ें हमें ध्यान में बहुत हमारे लिए ज़्यादा आवश्यक है। नो, ठीक, इसमें मार्केट और ट्रांसपोर्टेशन ही है। ये 4th पॉइंट हमारा, तो ध्यान से उतर गया था, कोई बात नहीं है। अब उसके बाद 3rd के बाद हमारा 4th पॉइंट आएगा हमारा कैपिटल, कॉस्ट एंड सोर्स ऑफ फाइनेंस
अब बात आ जाती है कि धन जो हमारी लागत होती है, कितनी लागत होती है, तो पूंजी लागत और वित्त का स्रोत, कहाँ से हम अपना पैसा जुटाएं जो हमारे पैसा हमको मिल सके आसानी से, तो वो सारी चीज़ें कि हमें पैसे की पूंजी जो हमारी है वो किस प्रकार से प्राप्त हो जिससे हम अपने प्रोजेक्ट को आसानी से चला सकें, तो वो भी हमको हमारे लिए बहुत आवश्यक है। ठीक, तो इस प्रकार से ये आपके 4th पॉइंट हो गए। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट हमारा है 5th पॉइंट हमारा है assessment of working capital requirement ठीक, तो बात आ जाती है कि काम करने के लिए आवश्यक पूंजी की आवश्यकता है। अब जो हम कार्य कर रहे हैं उसकी आवश्यक पूंजी हमारे लिए कहाँ से प्राप्त होगी, तो वो भी हमें बहुत ही ज़रूरत है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट हमारा 6th है अदर फाइनेंशियल एस्पेक्ट। ओके, तो अन्य वित्तीय एस्पेक्ट सहायता हम कहाँ से कैसे प्राप्त हो, वो भी हमें बहुत ही ध्यान में रखना है कि कहाँ किस प्रकार से ये हम कहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। उसका 7th पॉइंट हमारा है इकोनॉमिक एंड सोशल वेरिएबल। तो हमें आर्थिक और सामाजिक जो वार्ता है या तो उनको हम किस प्रकार से अपने समाज में जो कार्य करना है वो किस प्रकार से अपने समाज को सुविधाएं पहुंचा सकते हैं, समाज में अपना कार्य को कैसे चला सकते हैं, वो सारी चीज़ें हमें अपनी आर्थिक स्थिति को भी देखना पड़ता है कि भी हमारी बात कितनी % मानते हैं और हमारे लिए कहाँ उचित रहेगा। तो ये सारी चीज़ें भी हमको बहुत ही देखने की आवश्यक बात होती है, क्योंकि हमारी जब डिमांड होगी तभी तो हम वो कार्य करेंगे। तो वो सारी चीज़ भी हम भी इसमें देखते हैं। अब यहाँ हमारी बात कंप्लीट हो जाती है। उसके बाद बात बेनिफिट की आ जाती है और एनालिसिस की, फाइनेंशियल एनालिसिस। अब बात क्या बेनिफिट क्या है, रोजगार सृजन। अब इससे क्या होता है कि हमारा रोजगार का सृजन होता है, आयात में प्रतिस्थापन होता है, निर्यात में और स्थानीय संसाधनों उपयोग क्षेत्र का विकास होता है। मतलब कि कहने का मतलब कि हमारे जो प्रोजेक्ट से वहाँ जो बेरोजगार लोग हैं उनको रोजगार मिल जाता है और जो हमारे जो स्थान है वहाँ के लोग उससे का फ़ायदा उठाने लगते हैं, उनका विकास होता है। तो ये सारी चीज़ें हैं कि हमारे प्रोजेक्ट से लोगों को कितनी आमदनी हो सकती है, कितने लोग इससे फ़ायदा ले सकते हैं, ये बहुत ही देखने की आवश्यकता होती है। तो इससे हमारा बहुत ही आवश्यक ज़रूरत है कि अगर हम कोई प्रोजेक्ट चलाते हैं तो फायदे के लिए चलाते हैं, बिजनेस के लिए चलाते हैं, अपना खुद का अर्निंग भी करते हैं। ओके, तो ये बात हमारी यहाँ पे बेनिफिट की हो गई। अब बात आ जाती है फाइनेंस एनालिसिस। फाइनेंशियल एनालिसिस। अब बात क्या होगी, फाइनेंशियल एनालिसिस भी हम कई प्रकार से कर सकते हैं। पहला पॉइंट हमारा है पे बैक पीरियड। ठीक है, जो बैक में हमने जो पे किया था पीरियड में, उस समय में वो अवधि को हम देखते हैं। उसके बाद दूसरा पॉइंट से हम एनालाइज करते हैं रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। जो इन्वेस्टमेंट किया उसके अकॉर्डिंग हम कितना उसको रिटर्न करते हैं, वो हम इसकी शॉर्ट फॉर्म पूछी जाती है, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, उसके बाद थर्ड पॉइंट से हम एनालिसिस करते हैं नेट प्रेजेंट वैल्यू। ठीक, NPV। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट हमारा है फोर्थ
प्रॉफिटेबिलिटी, इंडेक्स, इसको हम बोलते हैं पीआई शॉर्ट में, या बेनिफिट कॉस्ट रेशियो, बेनिफिट कॉस्ट रेशियो, फिफ्थ पॉइंट हमारा क्या रहेगा, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, IRR। तो ये सारी चीजें हैं कि हम फाइनेंशियल एनालिसिस इन पॉइंटों के माध्यम से करते हैं। तो ठीक है, आज के लिए लेक्चर हमारा ये कंप्लीट हो गया। और दूसरी बात, प्रॉब्लम सॉल्विंग जो मैंने आपको पढ़ा दिया था वो आपका प्रैक्टिकल था। तो आप जो मैंने आपको PDF भेज रखी है उस प्रैक्टिकल को आप मेंशन करना है, जो प्रैक्टिकल में आपने कर लिए हैं उसके बाद उस प्रैक्टिकल का भी आपको वो भी प्रैक्टिकल करना है। तो ठीक है, जो भी प्रैक्टिकल है आपको वो अपनी प्रैक्टिकल बुक में उतार लेना है। ठीक, थैंक यू क्लास, ओके।